नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूपी न्यूज़ 9। और सुबह के 8 बज गए हैं, बल्कि 8 बज के कुछ मिनट हो गए हैं। मेरे ख्याल से 8 बज के 5 मिनट हो गए हैं। और अगले आधे घंटे तक मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, आपसे बातचीत करता रहूंगा तमाम विषयों पर। आज शनिवार है, वीकेंड है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने जो है वो प्लान बनाया होगा आज का, शाम का और कल संडे का। तो बहरहाल जो लोग जुड़ चुके हैं उनको मेरा नमस्कार, जो लोग जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार, जो लोग मुझे बाद में देखेंगे उनको भी नमस्कार। तो शुरू करते हैं कि आज महीने का आखिरी दिन है, यानी हो गया 30 तारीख, 30 सितंबर। तो कल 1 अक्टूबर हो जाएगा, फेस्टिवल महीना शुरू हो जाएगा कल से। वैसे तो ये महीना भी फेस्टिवल का ही था, लेकिन कल से कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। वो बदलाव क्या हैं जो आपकी जेब पे असर डाल सकते हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे असर डाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि अगर आपके पास 2000 रुपये का गुलाबी नोट है तो आज ही जाकर कृपया उसे बैंक में बदल दें, नहीं तो कल से ये गुलाबी कागज़ हो जाएगा नोट के बदले। तो जाहिर सी बात है कि आज आखिरी दिन है। आपको पता है कि मेरे ख्याल से 19 मई को ये मोदी जी की सरकार ने ऐलान किया था कि 2000 के नोट जो है वो बंद हो जाएंगे। और आपके जो है 30 सितंबर उसकी आखिरी डेट थी। तो आज 30 तारीख है। अगर आपके पास गुलाबी नोट है तो उसको बदल लीजिए, नहीं कल से वो कागज़ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिज़र्व बैंक का कहना है कि अभी भी जो है वो 24,000 करोड़ रुपए, मेरे ख्याल से 24,000 करोड़ रुपए जो है वो अभी भी जो है बैंक में नहीं पहुंचे हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आज शनिवार है तो आज इतनी जल्दी जो है 24,000 करोड़ रुपए, जब इतने दिन नहीं जमा हुए तो कैसे जमा हो जाएंगे। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए क्या होता है। ये जागरण में खबर छपी है इसके बारे में कि ये जो है 19 मई को 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया गया था। इन नोटों को बैंक शाखाओं में जमा करने या इनके बदले दूसरे मूल्य के नोट लेने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था। आरबीआई ने लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए अंतिम तारीख से पहले 2000 रुपये के नोटों को बैंक खातों में जमा करने और या बदलने का आग्रह किया था। केंद्रीय बैंक ने 1 सितंबर, केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 सितंबर को बताया था कि 2000 रुपये के 93% नोट, यानी 100 में 93% नोट जो है वो जमा हो गए थे। या अगर उनको रुपए में देखा जाए, करेंसी में, तो 3.32 लाख करोड़ रुपए बैंक में वापस आ गए थे। तब 1 तारीख को 24,000 करोड़ रुपए मतलब बाहर थे, बैंक में जमा नहीं हुए थे। तो 24 में मान लीजिए 50% भी अगर जमा हो गए होंगे, 12,000 करोड़ रुपया, तो भी 12,000 करोड़ रुपया आज के दिन जमा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। इसके आंकड़े तो मेरे ख्याल से रिज़र्व बैंक को 1-2 दिन में, कुछ दिनों में बताएगा। तब ये पता चलेगा कि कितने नोट अभी भी बाहर हैं जो रद्दी में बदल गए। तो नोट से एक तो ये हो गया। दूसरा जो है आपका जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नियम भी कुछ चेंज हो जाएंगे कल से। आरबीआई का कहना है कि 1 अक्टूबर 2023 से बैंक ग्राहकों को अपने पसंदीदा कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प दें। रुपए है और क्या क्या है, जो है भीम है, क्या है, तो वो आप जो चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो। इस विकल्प का उपयोग कार्ड जारी होने के समय या उसके बाद ग्राहक किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक। अब तीसरा बदलाव क्या है। तीसरा बदलाव जो है वो है इंटरनेशनल कार्ड पे भी आ गया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे तो आया है कि अपनी मर्ज़ी का आप जो है वो नेटवर्क ले सकते हैं। अब इंटरनेशनल कार्ड पे क्या आया है कि 1 अक्टूबर से इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना महंगा होने वाला है। अगर आप टूर पे जाते हैं, फॉरेन टूर पे, और इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड ले जा रहे हैं और उसको वहाँ यूज करते हैं आप ख़रीदारी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, शॉपिंग के लिए, तो इसका इस्तेमाल महंगा होने वाला है। इस पर 20% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लगेगा, 20% TCS लगेगा। इस बार बजट में TCS को 5% से बढ़ाकर 20% किया गया था।
एक वित्तीय वर्ष में इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पर TCS लगेगा। अगर आपने 7 लाख रुपए से अधिक खर्च किया तो उस पर TCS लगेगा, 20% लगेगा। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि TCS की ये दरें विदेश में एजुकेशन और इलाज पर किए गए खर्च पर लागू नहीं होंगी। अगर आप विदेश में पढ़ने गए हैं या अपने बच्चों को भेजा है पढ़ाई के लिए, तो उसमें अगर 7 लाख से ऊपर खर्च हो रहे हैं, 10 लाख हो रहा है, 15 लाख हो रहा है, 20 लाख हो रहा है, तो उस पर TCS नहीं कटेगा। दूसरा कि अगर आप इलाज के लिए भेजते हैं किसी को USA या ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी, तो उस पर जो खर्च होगा तो उस पर TCS नहीं लगेगा। तो ये 3 हो गए। अब चौथा क्या है? चौथा है म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड में जो सेबी है, जो शेयर मार्केट रेगुलेट करती है, ने सिंगल या जॉइंट रूप से म्यूचुअल फंड स्कीम लेने वालों के लिए नॉमिनी या नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 थी। 23 मतलब आज की तारीख, इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो यानी अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया है तो आप अपना नॉमिनी जो है डिसाइड कर लीजिए, उसको भर दीजिए फार्म में। अब ये एक और है ऑनलाइन गेमिंग। बहुत लोग खेलते हैं ऑनलाइन गेमिंग, मैं तो नहीं खेलता, मुझे तो पता भी नहीं कौन सी ऑनलाइन गेमिंग है। एक लूडो वूडो देखता हूँ मैं, लेकिन मैं कभी खेलता नहीं हूँ। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था बजट में ही मेरे ख्याल से। अभी ज़्यादातर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म 18% GST देते हैं। देश के 40 करोड़ लोग, अरे बाप रे बाप, देश के 40 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ये आंकड़ा है, काम नहीं है कुछ। दिन भर बैठ के गेम खेलते हैं कि पैसा कमा लेंगे, लूडो खेल के और पता नहीं क्या क्या खेल के। वो क्रिकेट वाला भी तो चलता है, वो खेल, टीम बनाइए, पैसा जीतिए। रोहित शर्मा की फ़ोटो लगी रहती है। और वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है तो और होगा। तो 40 करोड़ लोग भैया ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं। 2025 तक इस इंडस्ट्री के करीब 41,000 करोड़ रुपए पहुंचने के आसार है। 41,000 करोड़ रुपए की ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं लोग या खेलेंगे 2025 तक। तो हम 40,000 भी मान लें तो 40,000 का अगर 20% कितना हो गया? 8×5 40, 8,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा अगर 40,000 करोड़ रुपया इसका व्यापार होता है ऑनलाइन गेमिंग का। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC ने सभी राज्यों को 30 सितंबर तक GST संशोधन विधेयक 2023 पास कराने का आदेश पारित कर दिया है। तो ये 5 हो गया ऑनलाइन गेमिंग का। छठवां भी एक परिवर्तन है कल से, और वो ये है कि EPFO ने एम्प्लॉयर को हायर वेतन पर पेंशन के संबंध में वेतन डिटेल अपलोड करने की अवधि जो है 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब कर्मचारी हायर पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका देने के लिए भरे गए ज्वाइंट फॉर्म वैलिडेशन को 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। इससे पहले EPFO ने आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की थी। इस साल 12 जुलाई तक करीब 18 लाख पेंशन भोगियों ने उच्च पेंशन विकल्प के लिए आवेदन किया है। हायर वेतन पे हायर पेंशन, तो इसकी डेट जो है वो 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का खबर है जो छपी है, तो आप जान गए। तो ये है एक खबर और है, मैं पढ़ देता हूँ चूँकि मैंने इसमें सफ़र किया है। जी हाँ, जेट एयरवेज के बारे में लिखा है कि 2024 से जेट एयरवेज जो है वो अपनी फ़्लाइट दोबारा शुरू कर सकती है, दोबारा उड़ान भर सकती है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का हिंदी वर्जन नवार टाइम्स की खबर है कि जालान कॉकराक कंसोर्टियम ने शुक्रवार को बताया कि उसने एयरलाइन के रिवाइवल के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश पूरा कर लिया है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि 5 साल से बंद पड़ी जेट एयरवेज फिर से शुरू हो सकती है। तो अच्छी बात है, शुरू हो जाएगी। एक समय बड़ी टॉप क्लास की एयरलाइन हुआ करती थी, लेकिन नरेश गोयल इसके शायद मालिक थे। तो उनके बारे में मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो पैसा कमाए वो सब विदेश में जमा कर दिए। तो उससे जो है कंपनी गर्त में चली गई। बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र थे बनारस के, वो जेट एयरवेज में काम करते थे, वो बेचारे बेरोज़गार हो गए। 1-2 को कहीं इधर नौकरी मिली, बाकी को अभी भी नहीं मिली है और वो बेरोज़गार बैठे हैं। तो ये था। और अब जो है आते हैं 2 महिलाओं से रिलेटेड खबरों पर। तो महिलाओं से रिलेटेड खबरों में ये है कि मेनका गांधी ने कहा था कि इस्कॉन वाले जो है गाय को बेच देते हैं, गाय और बछड़े को। किसको? कसाईयों को। कोई अनंतपुर जगह है साउथ में,
वहाँ मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश में कभी वो गई होंगी, तो उसी का हवाला देके कह रही थी कि जब वो वहाँ गई थी तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ कोई गाय बछड़ा नहीं है, और पूछने पर किसी ने उनको संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि भैया ये लोग बेच दिए हैं इसको। तो बेचे होंगे तो किसको बेचे होंगे, कसाई को बेचे होंगे। तो ये बयान कल उनका आया था, इस्कॉन के ख़िलाफ़ था। इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है, आपको तो पता ही है, तो भगवान कृष्ण को मानने वाले। तो उन्होंने जो है उनके बयान पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया है मेनका गांधी जी के ऊपर। अब ये खबर छपी है नवभारत टाइम्स में पीटीआई के हवाले कोलकाता से। राधा शरण दास हैं कोई इंडिया में जो इस्कॉन का काम धाम देखते हैं, तो उन्हीं के हवाले से खबर है ये। इस्कॉन ने शुक्रवार को कहा कि गौशालाओं में गायों के रखरखाव को लेकर सवाल उठाने के लिए बीजेपी की सांसद मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गांधी का बिना तिथि वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें उन्हें इस्कॉन के खिलाफ आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने एक बयान में मेनका के बयान को दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। अब 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा जो है वो अब झेलिए भाई, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो ये है भैया। और महिलाओं से ही रिलेटेड है एक खबर और कि महिला आरक्षण बिल 2023 वो कानून बन गया है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद से ये कानून बन गया है। लेकिन आपको मालूम है कि ये अभी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भारत सरकार इसको गजट में करेगी, अधिसूचित या अधिसूचित, तभी हो पाएगा। और उसको करने के पहले 2 कार्य आवश्यक हैं, परम आवश्यक हैं। पहला कार्य ये कि जनगणना का काम ख़त्म हो। तो जनगणना जो है 2021 की जनगणना अभी बाकी है, तो वो होगी 2024 में चुनाव जब होगा तो चुनाव होने के बाद फिर वो जनगणना होगी। तो जनगणना में कितने समय लगेंगे, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, कितना होता है, तो वो है। जनगणना हो जाएगी तो परिसीमन का मतलब मोटा मोटी ये कि लोकसभा और विधानसभा के जो क्षेत्र हैं उसमें बदलाव होगा जनगणना की रिपोर्ट के आधार पे। तो वो जो बदलाव होगा तो उसमें भी समय लगेगा। अभी आपको पता है कि परिसीमन पे 2026 तक रोक है, तब उसके बाद 21 के जनगणना पे आधारित परिसीमन होगा या फिर 31 का इंतज़ार होगा। कांग्रेस का कहना है, अभी सुप्रिया श्रीनेत आई थी तो उन्होंने कह रही थी कि 31 का जनगणना होगा, उसके बाद परिसीमन होगा, और सब होते होते जो है मतलब 34 में भी नहीं हो पाएगा, वो 39 में लागू होगा। लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, ये सारी कवायद जो है 29 के चुनाव के पहले हो जाएगी। तो कौन सही कौन गलत, अब ये तो भगवान जाने। और क्या होगा, हम भी आप यही हैं, आप भी यही हैं, आप देखते रहिए। तो एक तो ये हो गया चुनाव से रिलेटेड। दूसरा है कि एक लोकसभा और एक वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी जो है एक मुद्दा है। कमेटी, आपको पता है कि कमेटी बन गई है, तो कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर वो होगा। अच्छा हाँ, वो महिला आरक्षण बिल में एक मामला और भी अटका हुआ है कि 50% जो है वो अनुच्छेद 368 के मुताबिक जो है 50% विधानसभा जो है उसको पास करेंगे और उसके बाद ही ये कानून बनेगा। तो इसी तरह ये भी लोकसभा वाला भी है, इसमें भी रिपोर्ट आ जाएगी, कानून बनेगा, तो फिर उसके बाद वो विधानसभा से पास होगा 50%, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक होगा, तो उसके बाद जो है ये लागू हो पाएगा। लेकिन सरकार ये चाहती है, केंद्र सरकार की जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है या अखबारों में छप रही है या सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि 2029 के चुनाव में ही ये मामला फिट हो जाए, यानी वन नेशन वन इलेक्शन फार्मूला लागू हो जाए और 2029 का जो चुनाव होगा वो चुनाव जो है लोकसभा और विधानसभा का एक साथ हो सकता है। और वैसे भी अभी चुनाव की बात करें तो चुनाव में जो है कुछ बतकही हो जाए चुनाव को लेके, तो चुनाव में वो है, क्या बोलते हैं कि अभी है अक्टूबर ये शुरू हो गया। अब आप ये मान के चलिए कि ये चुनाव आयोग का दौरा ऑलमोस्ट तीनों जगह हो चुका है, जहाँ नहीं हुआ है अब जल्दी हो जाएगा।
तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम। तो मिज़ोरम का चुनाव तो खैर फार ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहाँ से लोगों का तो बहुत ज़्यादा सरोकार मुझे लगता है कि नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को छोड़ के, थोड़ा बहुत अपना पॉलिटिकल लोगों को छोड़ के, जो उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उनको छोड़ के। लेकिन ये जो 4 स्टेट के चुनाव हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसको लेके बड़ी उत्सुकता है लोगों में, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश को। और अगर उत्सुकता की बात करें परसेंटेज की, तो मध्य प्रदेश का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। और ये सबसे ज़्यादा इसलिए है कि पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस किया, अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, तारीखें नहीं आई, अधिसूचना नहीं जारी हुई, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने जो है अपने कैंडिडेट जारी करने शुरू कर दिए मध्य प्रदेश के लिए, और उसने 2 लिस्ट भी जारी कर दी। और जो दूसरी लिस्ट आई है उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए मचा हुआ है कि उसने 4 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा दिया है। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और ये नरेंद्र सिंह तोमर, आप तो पता ही है आपको। अब उसमें से एक कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो भी वायरल हो गया कि साहब मेरी 1% इच्छा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं तो सोचा था कि हवाई हेलीकॉप्टर से आऊँगा, दिन भर में 8 या 6 दौरा करूँगा, कहीं कार से चला जाऊँगा, कहीं हेलीकॉप्टर से चला जाऊँगा, कुछ इस तरह का बयान उनका आया है। कुछ एक वीडियो भी आप देख रहे होंगे कि मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे हैं, बीच में बैठे हैं, एक आदमी आगे चला रहा है, एक आदमी पीछे, गार्ड टाइप का लग रहा है, बॉडी गार्ड टाइप का, वो पीछे बैठा है। तो 3 सवारी चला रहे हैं और वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल का चालान नहीं हो रहा है। ये भी आपने देखा होगा। तो बड़ी परेशानी है, बीजेपी को लेकर बड़ी दिक्कत है। तो बीजेपी इस बार जो है सामूहिक नेतृत्व का फार्मूला अपना रही है, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में। तो उसकी विजय राजे सिंधिया से बातचीत हो ही गई है। अमित शाह और जेपी नड्डा और BL संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी मीटिंग हुई थी अभी 1-2 दिन पहले। वसुंधरा राजे से मेरे ख्याल से परसों रात में मीटिंग हुई है, सुबह 3 बजे तक चली थी मीटिंग में। तो उसमें वसुंधरा राजे को मनाने की कोशिश की गई। उनसे कहा गया कि भाई आपका प्रभाव, आपका जो है अधिकार कम नहीं हुआ है, और आप जो है पार्टी के लाइन पे चल के जो है चुनाव लड़िए और पार्टी को जितवाइए, आपका महत्व, इम्पोर्टेंस कहीं से कम नहीं है। तो अब कितना असर होगा वसुंधरा राजे से इस अपील का, और वसुंधरा राजे कितना सहयोग करती हैं या कितना खुलकर सामने आती हैं, और कितना इम्पॉर्टेंट उनका रोल होता है, और किस तरह से वो अपना रोल प्ले करती हैं, ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कम से कम राजस्थान की बात करें, क्योंकि कांग्रेस का जो मनमुटाव था, सिर्फ फुटबॉल एक तरह से कह लीजिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट में, तो वो तो मेरे ख्याल से राहुल और प्रियंका के हस्तक्षेप के बाद से काफ़ी कुछ कम हो गया है। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं। सचिन पायलट का भी बयान आ गया है कि भैया जीतना है, और रोज़ वो ट्वीट कर रहे हैं, रोज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाल रहे हैं। तो ये है राजस्थान में। तो कांग्रेस का मनमुटाव फौरी तौर पे तो ख़त्म हो गया है, और राजस्थान में मेरे ख्याल से कांग्रेस का चेहरा भी कमलनाथ ही हैं। बाकी अब चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान में चेहरा अनाउंस नहीं किया है बीजेपी ने, न मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के बारे में ऐलान किया, शिवराज सिंह चौहान के बारे में कि वही चेहरा होंगे। सामूहिक नेतृत्व की बात जो है यहाँ भी हो रही है। तो बिना मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किए ऑलमोस्ट भाजपा दोनों जगह से चुनाव लड़ रही है, जो मुख्य स्टेट हैं जहाँ पर भाजपा की पकड़ है, या कांग्रेस और भाजपा में ज़बरदस्त टकराव है, मुकाबला है। तो राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किए बिना। लेकिन कांग्रेस के का चेहरा दोनों जगह जग जाहिर है। एक हो गए आपके अशोक गहलोत और दूसरे कमलनाथ हो गए वहाँ पे। अब इस उसमें जो है मध्य प्रदेश में माफ़ कीजिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या रोल होगा वो तो भगवान जाने, क्योंकि अभी तो उनको टिकट भी नहीं अनाउंस किया गया है। बाकी मंत्रियों के कर दिए गए लेकिन उनका नहीं किया गया। तो क्या होगा इस बीच जो मध्य प्रदेश में खबरें आ रही हैं, तो दूसरी लिस्ट जो जारी हुई है उसको लेकर बीजेपी के लोगों में जो है बड़ा असंतोष की भी बात सामने आ रही है, धीरे धीरे खुल के आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये भी देखने वाली बात होगी। कल इंदौर में शायद कैलाश विजयवर्गीय के बेटे पहुंच गए वहाँ और बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये वो कुछ इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही थी। तो मैंने कुल मिलाकर हालात ठीक नहीं हैं बीजेपी के लिए, कम से कम अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए। और अगर शिवराज सिंह चौहान को ये एहसास हो गया कि इस बार उनका पत्ता कटने जा रहा है, तो हो सकता है कि वो भी कुछ खेल कर दें, तो जिसका खामियाजा पूरी पार्टी को
भुगतना पड़ सकता है। तो बहरहाल तेल देखिए और तेल की धार देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये थी पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स के बाद आते हैं सिनेमा पर। सिनेमा में एक हमारे कलाकार हैं साउथ के, विशाल, उनकी कोई फ़िल्म देखी है मैंने, अब उस फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है। ये भी सारे अखबारों में छपा है, आपने कल सुना भी होगा। तो विशाल ने ये आरोप लगाया है कि उनकी जो मलयालम फिल्म थी वो, उसका जो हिंदी वर्जन मतलब होता है ना, डब हिंदी में डब किया हुआ, तो उनकी फ़िल्म थी जो है मार्क एंटनी। ये तमिल फिल्म के एक्टर हैं, मलयालम नहीं, माफ़ कीजिएगा। तमिल एक्टर विशाल नहीं, नवभारत टाइम्स में पढ़ रहा हूँ, बाकी निकली है, सब सारे अखबारों में निकली है कि तमिल एक्टर विशाल ने मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC पर, सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है, घूस लेने का आरोप लगाया है। और बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है, मेरे एक्स पे जो है उन्होंने लिखा कि हिंदी वर्जन के सेंसर सर्टिफिकेट के लिए CBSE ने 6.5 लाख रुपए यानी 6.5 लाख रुपया रिश्वत ली है। तब उनकी जब ये रिपोर्ट आई तो उसके बाद हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने एक्शन लिया और सूचना मंत्रालय ने, जो प्रसारण मंत्रालय ने ट्वीट किया कि एक्टर विशाल के द्वारा उठाया गया CBSE में भ्रष्टाचार का मुद्दा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच करने के लिए मुंबई भेजा जा रहा है। दरअसल गुरुवार को सोशल मीडिया X पर एक्टर ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने CBFC के अधिकारियों पर फिल्म की स्क्रीनिंग और UA सर्टिफिकेट देने के बदले 6.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। विशाल ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में क्या लिखा था ये भी सुन लीजिए। भ्रष्टाचार को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया जाना ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में यह गलत है, खासकर सरकारी दफ्तरों में और CBFC मुंबई कार्यालय में तो और भी ज़्यादा गलत है। इसलिए मैं ये मुद्दा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में ला रहा हूँ। मेरी मेहनत की कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह सत्य की जीत होगी, यानी सत्यमेव जयते। तो इसको लेकर अनुराग ठाकुर जी काफ़ी जो है वो सीरियस हैं। तो उनका भी बयान छपा है नवभारत टाइम्स में कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोपों पर गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तेज़ी से उपायों को लागू करें ताकि बोर्ड के प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके। ठाकुर ने सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा जी को, अपूर्व चंद्रा जो प्रमुख सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, को तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और उन्होंने फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए इनकम टैक्स की तर्ज पर फेसलेस सिस्टम शुरू करने का निर्देश दिया। इनकम टैक्स में पहले क्या होता था कि अधिकारी तय होता था, आपको अपना सेटलमेंट करना है तो उसी अधिकारी के पास जाइए, तो अधिकारी जो है वो, मतलब सुनने में आता है मुझे कि हिसाब किताब तय हो जाता था तो अपना सेटलमेंट हो जाता था। तो लेकिन अब जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से इन्होंने ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है कि आपको मेल किसी और का आएगा, जाना आपको किसी और के पास है, एक बार उसके पास चले गए फिर दूसरी बार जाएंगे तो किसी और चेहरे से मिलना होगा, तो आपको पता ही नहीं कि किससे मिलना है, क्या करना है, तो कोई सेटलमेंट होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो वही सिस्टम जो है ये अनुराग जी कह रहे हैं कि इसमें भी लागू किया जाए, सेंसर बोर्ड में भी। ठीक है, तो फेसलेस सिस्टम शुरू करने का निर्देश दिया। ये कार्रवाई तमिल अभिनेता विशाल के आरोपों के बाद हुई, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें अपनी फिल्म मार्क एंटनी के लिए हिंदी संस्करण की स्क्रीनिंग और सर्टिफिकेट के लिए CBFC के मुंबई ऑफिस को 6.5 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा था। एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चाहते हैं कि CBFC एक पारदर्शी तंत्र बनाने में तेज़ी लाए और निगरानी उपायों को और मजबूत करे। मंत्री जी ने, यानी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 16 अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी कि क्या कार्रवाई की गई है, भैया बताओ। तो ये एक मामला है फिल्म से जुड़ा हुआ। अब एक मामला बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपके साथ थोड़ा इसको डिस्कस किया जाए।
और डिस्कस ये है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है। किस बारे में? इस बारे में कि जो शारीरिक संबंध बनाने की उम्र है वो कितनी की जाए, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट ने जो है, एक और हाई कोर्ट ने सरकार से ये कहा था, मतलब सिफारिश की थी कि शारीरिक संबंध बनाने की जो उम्र है उसे 18 साल की सीमा से घटाकर 16 साल कर दिया जाए। और उसके बाद एक मामले में हमारे जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने भी सरकार से ये कहा था कि मतलब वो कहा था कि भैया इसको देखा जाए इस मामले में, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेज ऐसे आते हैं जो होते तो आपसी सहमति के हैं, लेकिन पॉक्सो एक्ट उस पर लगा होता है तो उसमें जो है वो क्रिमिनल हो जाता है, क्रिमिनल केस हो जाता है। और लड़का जो अगर इसका आरोपी है 18 साल से कम का है तो वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाता है, वो जेल जा सकता है, उसका करियर तबाह हो सकता है। तो इसको जो है बहुत सारे देशों में ये उम्र जो है वो 16 साल की है, लेकिन हमारे देश में अभी 18 साल की है। बहुत साल पहले जो है ये 16 साल हुआ करती थी, लेकिन उसको फिर ये जब पॉक्सो एक्ट बना तो इसको 2018 में तो इसको जो है 18 साल कर दिया गया। तो लॉ कमीशन ने रिपोर्ट क्या सौंपी है, थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि पॉक्सो एक्ट के तहत शारीरिक संबंधों की सहमति की उम्र में बदलाव न किया जाए। क्या कहा है लॉ कमीशन ने कि ये उम्र नहीं बदलनी चाहिए, उम्र इतनी ही रहेगी, 18 साल ही रहेगी। अभी पॉक्सो कानून के तहत सहमति की उम्र 18 साल है और उससे कम उम्र के बच्चों की सहमति मायने नहीं रखती है। कमीशन ने सुझाव दिया है कि 16 से 18 साल के बीच किशोरों के मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में कानून में बदलाव की ज़रूरत है। ऐसे मामलों से उतनी गंभीरता से नहीं निपटे जाने की ज़रूरत है जितनी पॉक्सो कानून के तहत आने वाले मामलों में उम्मीद की जाती है। ऐसे मामलों में सज़ा के लिए न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। कमीशन ने कहा कि पॉक्सो कानून के तहत सहमति की उम्र में बदलाव उचित नहीं होगा। अगर सहमति की उम्र को कम किया गया तो ये बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ जंग पर नेगेटिव असर डालेगा। तो आयोग ने अदालतों को उन मामलों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है जहां यह पाया जाए कि किशोरावस्था में के प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका इरादा आपराधिक नहीं था। तो कैसे तय करेगा अदालत? अदालत तो सबूत पे जाएगा, विवेक के आधार पर तो उसने आपसे वो सिफारिश की ही है इसको कम किया जाए। और आजकल के बच्चे जो है वो सोशल मीडिया के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में वो सारी चीज़ें जानते हैं, 16 साल की उम्र तक जान जाते हैं, जिन्हें हमें अपने समय में समझने में जब हम 20, 22, 24 साल के हुए तब समझे। तो ये तो है, ये बड़ा डेलिकेट सब्जेक्ट है, इस पे सबको विचार करना होगा और ये भी देखना होगा कि भाई अगर उम्र सीमा में ढील दी जाती है तो उसका कोई मतलब नकारात्मक असर हमारे समाज पर, खासकर हमारे किशोरावस्था के बच्चों पर ना पड़े। तो जाहिर सी बात है सबको मिल बैठकर इसका उपाय ढूंढना चाहिए और इसका उपाय सरकार तो ढूंढेगी ही, लेकिन समाज को भी ढूंढना चाहिए। समाज से पहले परिवार को ढूंढना चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बच्चों के साथ रिश्तों में खुलापन लाना चाहिए, खासकर लड़कियों के साथ। अगर मामला लड़कियों का है तो माँ को, बहन को या भाभी को, मौसी को, किसी को भी थोड़ा सा दोस्ताना व्यवहार रखना ज़रूरी है बच्चों के लिए, बच्चों के साथ, और उन्हें समझाना ज़रूरी है कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। हालांकि मतलब बहुत सारी रिपोर्टें ऐसी आई हैं, अभी पेपर में छपी थी कि मतलब ऐसे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक है, 20% के आसपास बता रहा था कि जिन्होंने किशोरावस्था में या 16 साल या 17 साल की उम्र में ही जो है वो शारीरिक संबंध बना लिए थे या सेक्स कर लिया था। तो ये एक बड़ा ही टिपिकल सब्जेक्ट है, लेकिन आज सारे अखबारों में छपी है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको उससे जो है इसको शेयर किया जाए। तो ये था थोड़ा, ये जागरण देखते हैं, जागरण में क्या है।
तो जागरण एज यूजुअल अपना मुख्यमंत्री जी का कल जो है वो हुआ था, एक हायर लेवल बैठक हुई थी। तो अब जो है जैसे केजरीवाल का स्कूल है ना दिल्ली में, और उसको लेके केजरीवाल बड़ा कूदते भी हैं कि बहुत बढ़िया है। सिसोदिया जो थे मंत्री अब जेल में हैं, उन्होंने वहाँ पर जो है ये खोला था कॉलेज स्कूल तो मॉडल स्कूल जिसको कहा जाता है, तो उसको दिखाया है सब लोगों को। लोग कहते हैं कि बड़ा बढ़िया है। पता नहीं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हो सकता है कि आपने देखा भी हो। तो अब कुछ उसी तर्ज का बात कर लीजिए। हालांकि कोई भारतीय जनता पार्टी वाला ये मानेगा नहीं कि अब केजरीवाल की तरह जो है करने जा रहे हैं, लेकिन इनका जो है मुख्यमंत्री जी का आदेश आया है कल एक हायर मीटिंग के बाद कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल खुलेंगे 57 जिलों में। यूपी के 80 जिलों में से 57 जिलों में ये मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल खुलेंगे, और यहाँ पर जो होगी वो वर्ल्ड क्लास लेवल की जो है आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो जागरण जी ने अपना ये पहले उस पर छापा है, तो हम भी सोचते हैं कि आपके साथ ज़रा शेयर कर लें क्या है ये, और कब तक होगा, क्या होगा इसमें, क्या सुविधाएं होंगी, कहाँ होंगी। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा खबर छपी है, लंबी चौड़ी। तो पढ़ के मैं आपको बताता हूँ कि सरकारी स्कूलों में अब गरीब घरों के बच्चों को पढ़ाई की विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। मंडल मुख्यालय वाले ज़िलों को छोड़कर शेष 57 जिलों में एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल खोले जाएंगे। शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि इन स्कूलों में प्री नर्सरी से लेकर इंटर तक की पढ़ाई होगी। 5 से 10 एकड़ तक ज़मीन पर इन स्कूलों का निर्माण करने के लिए जल्दी से जल्द ज़मीन चिन्हित करने की बात भी कही है मुख्यमंत्री जी ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। प्यार से लोग उन्हें महाराज जी बोलते हैं। तो महाराज जी ने कहा है कि इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास के साथ साथ रोबोटिक्स और AI यानी मशीन लर्निंग सेंटर के साथ साथ मॉड्यूलर लैब आदि की सुविधाएं होंगी। और ये क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने आगे, इस भी सुन लीजिए स्कूल के बारे में। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी 18 मंडल मुख्यालयों में जहाँ पे ये स्कूल नहीं खुलेंगे, श्रमिकों, बच्चों और निराश्रित बच्चों के लिए एक अटल आवासीय स्कूल खुला है। जो अभी मोदी जी ने, आपने देखा ही होगा कि 16 अटल आवासीय विद्यालय का जब वो बनारस आए थे स्टेडियम का उद्घाटन करने के, शिलान्यास करने के लिए, तो उन्होंने उद्घाटन किया था वहाँ से। तो ये जो उद्घाटन हुआ है जिन जिलों में, वो मंडल मुख्यालय हैं। अब जो मंडल मुख्यालय ज़िले नहीं हैं वहाँ पर ये मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल खोले जाएंगे, और इनका एरिया जो है 5 से 10 एकड़ के बीच में होगा, यानी ठीक ठाक होगा, काफ़ी बड़ा होगा। अब ये 57 जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने पर जोर होगा। इसमें प्री नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होगी। प्रत्येक कक्षा में 3-3 सेक्शन होंगे। विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य, शिक्षक संवर्ग और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर भी बनाए जाएंगे, भवन भी बनाए जाएंगे। यहाँ कक्षा 1 से 8 तक कंपोजिट विज्ञान व गणित की लैब बनाई जाए, और कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स के मॉड्यूलर लैब बनाए जाएँ। कंप्यूटर लैब और लैंग्वेज लैब भी बनाए जाएंगे। सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी बनाई जाएगी। वाह भाई वाह। खेल का विशाल मैदान हो और ओपन जिम के साथ साथ मल्टीपल एक्टिविटी हॉल, सोलर पैनल मतलब बिजली जो होगी सोलर पैनल से चलेगी। वर्षा का जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये भी होगा, वाटर प्लांट होगा उसका। मिड डे मील किचन होगा, माने खाना भी वहीं बनेगा। डाइनिंग हॉल होगा, वॉशिंग एरिया होगी, हैंड वॉशिंग यूनिट होगी, और CCTV होगा। सिक्योरिटी के लिए गार्ड तो खैर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये होगा ये। तो चलिए, बहुत बढ़िया है, खुल जाए तो बहुत अच्छा है। और एजुकेशन पे तो ध्यान देना ही चाहिए। तो एशियन गेम्स में तो कल बड़ा कमाल हो गया है। 17 साल की हमारी पलक ने जो है वो गोल्ड मेडल जीत लिया है भाई। और कल जो है 2 स्वर्ण और 5 और पदक जीत के कुल 7 जीता। हमारे उसमें निशानेबाजों ने कुल 18 पदक जीत लिए हैं।
भारतीय निशानेबाजों ने शुक्रवार को 2 स्वर्ण 3 रजत पदक जीतकर एशियन गेम्स में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बीते 6 दिन में भारत ने निशानेबाजी में 6 स्वर्ण 7 रजत समेत 18 पदक जीत लिए हैं। इसमें पहले निशानेबाजी में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2006 दोहा एशियन गेम्स में था, जब 14 पदक मिले थे। वाह। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत ने विश्व रिकॉर्ड के साथ सोने पर निशाना लगाया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुसाले और अखिल श्योरान ने 1769 का स्कोर बनाते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके बाद 22 साल के ऐश्वर्य ने राइफल 3 पोजीशंस में भी पदक जीत लिया। उसके बाद हमारी पलक जी हैं, 17 साल, पलक गुलिया की उम्र महज 17 साल है। और ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में क्रमशः स्वर्ण और रजत जीत लिए दोनों। पलक ने स्वर्ण जीता, ईशा ने रजत जीता। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई भाई यूपी न्यूज़ 9 की तरफ से। टीम वर्क में इसमें 18 साल लिखा है, लेकिन एक अखबार में मैंने देखा था कि 17 साल लिखा हुआ है। ये जागरण में 18 साल लिखा है। टीम वर्क में 18 साल की ईशा, पलक और दिव्या ने रजत अपने नाम किया। ईशा मतलब ईशा की उम्र 18 है, पलक की 17 ही होगी। चीन ने 1736 लेकर स्वर्ण पदक जीता, जो एशियन गेम्स का रिकॉर्ड है। भारत ने हुआंगझू में अब तक 33 पदक जीते हैं, जिसमें से 18 पदक निशानेबाजी से आए हैं। निशानेबाजी के बाद सबसे ज़्यादा पदक रोइंग और सेलिंग में 8 मिले हैं। हाँ, तो 18, 8, 26 तो खाली यही रोइंग और फायरिंग में मिल गई है, बाकी के जो हैं मिलेंगे। एथलेटिक्स तो अभी शुरू होंगे कुछ दिन के बाद। निखत जरीन का वो शुरू हो गया है आज से, हॉकी में भी जीता है, बैडमिंटन भी शुरू हो गया है। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि जो 68 स्वर्ण पदक शायद टॉप है इंडिया के जीतने का, तो उससे आगे निकल जाएंगे। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा एशियन गेम्स में भारत के लिए। और अब एशियन गेम्स में जो होगा सो होगा। अब जो है एथलेटिक्स में क्या होगा वो भी देखना है। और इसके साथ साथ जो है पलक के बारे में थोड़ा सा निकला है जागरण में, थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ। मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है पलक गुलिया के बारे में। इसका नाम मैंने देखा, अभी फ़ोटो भी देखी इसकी, आप भी देखिएगा सोशल मीडिया पर चाहे अखबारों में। पलक गुलिया कभी पढ़ाई की थकान को दूर और मन को बहलाने के लिए निशानेबाजी किया करती थी, लेकिन जल्द ही ये उनका शगल बन गया और उन पर इस खेल में टॉप करने का जुनून सवार हो गया, जिसका परिणाम हुआंगझू एशियन गेम्स में मिला गोल्ड मेडल है। पलक का अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में ये पहला व्यक्तिगत पदक है, मतलब इंडिविजुअल है। हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली 17 साल की पलक ने, 17 साल की ही हैं ये, ने कोविड-19 महामारी के बाद ही निशानेबाजी को गंभीरता से लेना शुरू किया। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शुक्रवार को व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने के बाद पलक ने कहा कि मैं तब गुरुग्राम के सेंट जेवियर स्कूल में, गुरुग्राम यानी गुड़गांव पुराना नाम, कि गुरुग्राम के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ रही थी। और जब मुझे निशानेबाजी खेल के बारे में पता चला, इसके बाद मैं सुबह के सत्र में अभ्यास करने पर लगी। अगले 1.5 साल तक जब भी मुझे समय मिलता मैं निशानेबाजी कर लेती थी, लेकिन 2019 तक मैं मनोरंजन के लिए ही निशानेबाजी करती थी। और उसने ये भी कहा कि अपने परिवार में वो पहली लड़की हैं या पहली सदस्य हैं जिन्होंने निशानेबाजी को अपनाया। मैं पढ़ाई पर अधिक ध्यान देती थी और निशानेबाजी को अपनाने से पहले एथलेटिक्स और तैराकी जैसे खेल भी खेलती थी। चलिए पलक जी, अब उनका इरादा जो है पेरिस ओलंपिक में जीतने का है पदक, तो ऑल द बेस्ट पलक को। और हमारे घर की भी एक बेटी पलक को जो है वो वॉकबेलरी, इंग्लिश की वॉकबेलरी में जो है इंडिया के टॉप 10 में आई है। वो तो बेंगलोर गई है, वो पुरस्कार लेने, आज ही मिलेगा शायद उसको शाम को। तो आएगी तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए अब एशियन खिलाड़ी से आते हैं उस पर, क्रिकेट पे। तो आज जो है इंडिया का मुकाबला है, उससे मुकाबला क्या है मतलब वो गेम है, अभ्यास मैच है, प्रैक्टिस मैच। हाँ, तो उसके इंग्लैंड के साथ है, आज होगा। तो उसमें जो है हमारे अश्विन रामचंद्रन जी, स्पिनर साहब, जिनकी उम्र 37 साल हो गई, इसलिए उनको लेने से लोग हिचक रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली अक्षर पटेल जी के
घायल होने के बाद जो है उनका सिलेक्शन हो गया है। और आज सुशील दोषी जो हमारे बहुत ही फेमस कमेंटेटर हैं, उनका ट्वीट भी आया है, मैंने देखा था कि उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम में ये रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अश्विन रामचंद्रन, ये तीनों के आ जाने से फिरकी गेंदबाजी हमारी बहुत मजबूत हो गई है। तो अश्विन का टेस्ट है आज, वो उनको शामिल किया जा सकता है इंग्लैंड के साथ जो हमारा अभ्यास मैच होने वाला है आज। तो आज वो होगा, उसमें अश्विन को खिलाया जाएगा और सबकी निगाहें रहेंगी अश्विन के ऊपर कि देखते हैं वो कैसी बॉलिंग करते हैं। और अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो जो कैरम टॉप बॉल डालते हैं ना, आपने सुना होगा, तो वही देखना है कि आज वो कितना बढ़िया डालते हैं। तो ऑल द बेस्ट अश्विन को। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी बतकही काफ़ी है, अब आप बोर भी हो रहे होंगे। तो बस आपसे निवेदन ये है कि अपना स्नेह बनाए रखिए, अपना प्रेम बनाए रखिए और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना वो अपील किया तो आप 1,80,00,000 उनके जो है लोगों ने दबा दिया घंटी। तो हमारे तो कम से कम 1000 में ही दबा दीजिए, क्या दिक्कत है भाई, 18,000 ही कर दीजिए, दबा दीजिए। 18,000 लोग भी अगर आज दबा देंगे या 2 दिन में दबा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। और आपकी दुआ से तकरीबन 34,000 के आसपास हम पहुंचने जा रहे हैं यूट्यूब पे। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप लोगों का प्यार है ये, और इसके लिए बहुत बहुत आप सबका मैं आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, हमारा बेल आइकन को दबाते रहिए यूट्यूब चैनल के लिए। और फेसबुक पे आपको पता ही है कि हमारा यूपी न्यूज़ 9 जो है वो पेज हैक हो गया था और उसके बाद हम तमाम कोशिश किए लेकिन वो पेज अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है, साइबर सेल में भी कंप्लेंट की है, फेसबुक को भी मेल किया है, लेकिन बहरहाल आज की तारीख तक अब धीरे धीरे 1 महीना होने जा रहा है। 1 सितंबर को ही हैक हुआ था ये और आज 30 सितंबर हो गया, पूरा महीना बीतने जा रहा है। हालांकि पेज अभी भी एक्टिव है, सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, लेकिन मैं उस पर से अपना एडमिन एक्सेस कंट्रोल खो चुका हूँ। तो उस पेज पे कुछ भी अगर उल्टा सीधा छपता है तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। और आप जो है यूपी न्यूज़ जो हमारे नया पेज बनाया है फेसबुक पे, यूपी न्यूज़ 9 इंडिया के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए, यही आपसे गुजारिश है। अब से खबरें जो हैं पेज फेसबुक पेज पे उसी पे आ रही हैं, तो उस पर उसको भी अपना प्यार दे दीजिए, यही अपील है आपसे। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।